ये एनिमे एक ऐसे लड़के के ऊपर है जो कि एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पे वो पैरालाइज हो चुका है, बट उसे ये बात नहीं पता होती है कि ये इस दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो है। जब से ही वह अपनी पावर को पूरे तरीके से अनलॉक कर लेता है तब वो किस प्रकार से अपने साथियों को डीमन से बचाता है जो कि उनकी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए आए हुए होते हैं। एनिमे की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को एक बहुत बड़े पेड़ को काटते हुए दिखाया जाता है। इनकी पूरी 6 पीढ़ियां इस पेड़ को काटने की कोशिश कर रही हैं, पर आज तक ये पेड़ को आधा भी नहीं काट पाए। थकान की वजह से वो उसी समय रुक जाते हैं। वो दोनों आराम करने लगते हैं। पेड़ अभी तक पूरा कट नहीं पाया था। वो दोनों चिंता कर रहे होते हैं। उसी दौरान वहाँ पे हमें एल्सिया को आते हुए दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के लिए खाना लेके आई थी। लड़के का नाम यूगो और एक का नाम किरीतो होता है। वह दोनों जो होते हैं वह उसके काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। वो खाने को जल्द से जल्द खा लेते हैं क्योंकि कहीं खाना जो है वो खराब ना हो जाए। अब वहीं किरीतो को एक ख्याल आता है, क्यों ना हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं जिसके अंदर हम खाने को सेव कर सकें, जिससे कि खाने को हम लंबे समय तक बचा सकते हैं और जब भी हमारा मन करेगा तब हम एल्सिया के हाथों से बना हुआ खाना खा सकते हैं। एल्सिया हैरान होती है, बट दूसरी तरफ वो लोग बताते हैं कि हमें अब आइस की जरूरत पड़ेगी। उसी दौरान उन्हें ये बात पता चलती है कि गाँव का जो फाउंडर था वह एक बहुत ही बड़ा हीरो हुआ करता था जिसने की एक ड्रैगन को खत्म किया था अपनी स्वॉर्ड की मदद से, वो भी एक गुफा के अंदर, और वो गुफा इसी ही बॉर्डरलैंड के किसी एरिया में होगी। वो लोग अब उसी बॉर्डरलैंड के एरिया में चले जाते हैं बर्फ को खोजने के लिए। बर्फ उन्हें दिख भी जाती है, वहाँ पे काफी सारी आइस होती है। उस आइस का इस्तेमाल वो कर सकते अपने ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, बट उसी दौरान उन्हें वहाँ पे स्वॉर्ड और ड्रैगन की हड्डियां और बहुत सारा खजाना दिखता है। यह देख करके वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बट वो आइस को कलेक्ट करने लगते हैं। उन्होंने अब आइस कलेक्ट कर ली होती है, बट वह जहाँ से आए थे उसका रास्ता वो भटक जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे रास्ते में पहुंच जाते हैं जहाँ से कि डार्क टेरिटरी शुरू होती है। उस दौरान हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन पे उड़ते हुए डार्क नाइट से फाइट कर रहा होता है। नाइट जो होता है वह अपने ड्रैगन की मदद से डार्क नाइट को हरा देता है। डार्क नाइट जो है उन बच्चों के पास में आके गिरता है और वो डार्क नाइट जो है वो अपने मदद का हाथ आगे बढ़ाता है। एल्सिया जो होती है यह देख करके उस नाइट के पास में जाने लग जाती है। किरीतो जो होता है उसे ये देख करके रोकने की कोशिश करता है, बट एल्सिया नीचे गिर जाती है और उसका हाथ जो है वो अब उस बॉर्डर की दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि डार्क टेरिटरी के अंदर। तभी हमें एक इंसान की आवाज आती है जो कि बताता है कि इस लड़की ने टैबू इंडेक्स को तोड़ दिया है, इससे जल्द से जल्द सजा मिलने वाली है, तो तैयार रहे। अब अगले दिन गांव के अंदर वही सैनिक आ जाता है जिसने कि उस ब्लैक नाइट को हराया होता है। वो यहाँ पे एल्सिया को ले जाने के लिए आया होता है। एल्सिया को वो लोग बांध देते हैं। किरीतो जो होता है एल्सिया को बचाने के लिए आगे तो जाता है, पर वो नाइट जो है वो उसे दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ यूगो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट उसकी आंख चमकने लग जाती है। वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। इसी प्रकार से नाइट जो है एल्सिया को लेके उड़ जाता है। किरीतो की आंखें खुलती है। वो अभी एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर था जिसकी कहानी उसे पता भी नहीं है। वह अपने एक साथी से मिलता है। वह साथी पूछती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो, कि तभी वहाँ पे असुना आ जाती है। असुना कहती है तुम अपनी ये पार्ट टाइम जॉब छोड़ क्यों नहीं देते, इससे तुम्हारी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, तुम्हें ये अंदाजा भी है। अब उसकी फ्रेंड पूछती कि आखिरकार तुम क्या पार्ट टाइम जॉब कर रही हो, जिसपे किरीतो बताता है कि वो वरैथ नाम की कंपनी के लिए एक डीप वर्ल्ड के लिए काम कर रहा है, जिसके अंदर की हम सोल की जगह दिमाग की फ्लू लाइट का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से हम एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड को बना रहे हैं जिसके अंदर की रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगों को मिल सकता है। और वो उन्हें बताता है कि मेरी रियल लाइफ के अंदर गेम वाली कोई भी मेमोरीज नहीं है, यानी कि वो वर्चुअल वर्ल्ड से रिलेटेड, इसलिए उसे पता भी नहीं कि उस वर्ल्ड के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। अब वह असुना के साथ में अपने घर की तरफ जाने लग जाता है। जाते दौरान वह असुना से कहता है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तब मैं इस डाइव टेक टेक्निक के बारे में और समझ पाऊंगा। और वह किस भी कहते हैं। असुना उसके साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह रास्ते से जब जा ही रहे होते हैं उनके पीछे कोई इंसान उनका पीछा कर रहा था। अब किरीतो जो होता है उसे आगे आने को कहता है। वो आदमी आगे आता है और वहीं किरीतो जो है वह असुना के सामने जाके उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो आदमी जोर से हंसने लग जाता है और खुद को लफिंग कफिन का एक मेंबर बताता है। वो यहाँ पे किरीतो को मारने के लिए आया है। वो अपने पास से एक मशीन निकालता है सिरिंज की और उससे अटैक कर देता है किरीतो के ऊपर। किरीतो को असुना से बचाते हुए वह अपनी अम्ब्रेला को आगे करता है, बट उसके दिल के अंदर वो सिरिंज चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसे अब एक कार्डियक अटैक आ जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब उसकी जब आंखें खुलती है तब वह खुद को गेम
में पाता है वो खड़ा होकर सामने देखता है कि यूगो जो है वो अभी भी पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। वो काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार वो अब गेम में कैसे आ गया और उसके पास में अपनी रियल लाइफ की मेमोरीज कैसे है। यूगो जो होता है वह काफी ज्यादा निराश बैठा हुआ था, बट वो कहता है तो चलो अब अपना काम शुरू करते हैं पेड़ को काटने का। तुम आखिरकार थे कहाँ पे, तुमने कितनी देरी लगा दी। दूसरी तरफ किरीतो से गेम वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात करता है, बट यूगो को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो उसे बताता है कि एल्सिया को गए हुए अभी तक 6 साल हो चुके हैं। यह बात सुनते ही किरीतो काफी ज्यादा हैरान होता है कि क्या इस दुनिया के अंदर टाइम इतना जल्दी बीतता है। अभी तो एक ही दिन हुआ है, बट एल्सिया को गेम के अंदर गए हुए पूरे 6 साल हो गए हैं। वो पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, बट वो कटता नहीं है, इसलिए वो एक्स को वहीं पे रखते हैं और गांव की तरफ जाने लग जाते हैं। गांव पे एक लड़का उन्हें रोक के कहता है कि अभी तक तुमसे एक पेड़ भी नहीं कटा, तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। यूगो को उदास देख के किरीतो कहता है तुम्हें मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ, एक असली स्वॉर्ड्समैन की ताकत। यह बात सुन के वो हैरान थे। उनके सामने एक बड़ी सी लकड़ी को काट के रख देता है एक ही स्लैश के अंदर। यह ताकत हैरान कर देने वाली थी। रात के समय यूगो जो है किरीतो के साथ में चर्च में आता है, जहाँ पे कि हमें सेल्का नाम की एक लड़की को दिखाते हैं। रात के समय किरीतो जो होता है वह सोने के लिए जा रहा था, बट उसे अभी तक यही बात सता रही होती है कि वो गेम के अंदर क्या कर रहा है, रियल लाइफ में भी क्या चल रहा होगा और अभी तक इस वर्ल्ड के अंदर एल्सिया के बारे में किसी को कुछ मालूम क्यों नहीं है, उसकी मेमोरीज इतनी ज्यादा ब्लरी क्यों है। वो ये सारी ही चीजें सोच रहा था। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि वो उसी बड़े पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, बट काट नहीं पाते। किरीतो सेल्का के बारे में पूछता है। यूगो बताता है कि सेल्का जो है वो एल्सिया की बहन है छोटी। जब एल्सिया यहाँ से चली गई थी, जब सेल्का ने ही चर्च के बच्चों को संभाला था। अब वहीं दूसरी तरफ यूगो जो होता है वो किरीतो की बात को सुनता है, जहाँ पे किरीतो कहता है हमारे पास कोई शार्प चीज होनी चाहिए पेड़ को काटने के लिए। वो एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड लेके आता है, जो कि उसने बहुत समय पहले यानी कि जब एल्सिया गायब हुई थी उस समय उस स्वॉर्ड को लेके आया होता है। वह स्वॉर्ड जो थी उसका इस्तेमाल करके किरीतो पेड़ को काटने की कोशिश करता है, बट दूर फेंक जाता है। स्वॉर्ड उस पेड़ के ट्रंक के अंदर ही गड़ जाती है। उन्हें पता चलता है कि उन्हें ऑब्जेक्ट कंट्रोल अथॉरिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी ये लोग काट पाएंगे इस पेड़ को। सेल्का के पास में किरीतो आता है। वह उसकी बहन एल्सिया के बारे में पूछना चाहता था, बट सेल्का कहती है कि तुम्हें मेरी बहन के बारे में नहीं पता। मेरे ख्याल से पूरे गांव को पता है, बट मुझे ही कोई क्यों नहीं बताता है मेरी बहन के बारे में। उसे पूरे 6 साल हो चुके हैं, वो आखिरकार है कहाँ पे। सेल्का की बात सुन लेता है। किरीतो को अब शाम में पता चलता है कि सेल्का घर पे नहीं है। यूगो को पक्का यकीन होता है कि जो सेल्का जो है वो उसी ही बॉर्डरलैंड के पास में होगी, इसलिए वो बॉर्डरलैंड के पास में जाने लग जाते हैं। केव के अंदर चलने पे उन्हें आवाज सुनाई देती है सेल्का की। सेल्का को कुछ गॉब्लिन घेर के खड़े हुए होते हैं, उन्हें पकड़ के रखा हुआ होता है सेल्का को गॉब्लिन्स ने। यूगो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, बट उसी समय किरीतो जो होता है वह बीच में कूद जाता है और गॉब्लिन्स का ध्यान भटकाने लग जाता है। उसी दौरान वह कुछ गॉब्लिन्स को मारता भी है। यूगो तो अभी भी हिल नहीं पा रहा था। किरीतो अब चीफ से फाइट करता है। गॉब्लिन चीफ जो होता है वह ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो किरीतो को दूर फेंक देता है। वो उसे मारने तो जाता है, बट यूगो बीच में आ जाता है, बट उस बीच में खुद ही इंजर्ड हो जाता है। किरीतो के पास में अब रेज मोड आ चुका था। वो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है। वो चीफ के ऊपर एक ही अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। सारे गॉब्लिन्स वहां से भाग जाते हैं। अब वो सेल्का को बचाता है। सेल्का देखती है कि यूगो उसकी वजह से इतना ज्यादा इंजर्ड है। वह उसे अपने सेक्रेट आर्ट से वापस से जिंदा करने की कोशिश करती है, जिसके अंदर किरीतो अपनी लाइफ फोर्स कुर्बान कर देता है और वो यूगो को बचा लेते हैं। यूगो जैसे ही ठीक होता है, दूसरी तरफ किरीतो को एक आवाज कहती है कि मुझे बचा लो। ये कह के वो गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें विलेज में दिखाया जाता है कि कैसे अब हमारा किरीतो जो होता है वो पेड़ के ऊपर अटैक करता है और आधे से ज्यादा पेड़ को खत्म कर देता है। यह देख करके यूगो जो है वह उससे भीख मांगते हुए कहता है कि तुम मुझे भी स्वॉर्ड फाइटिंग सिखा दो। इसी प्रकार से वह कुछ महीनों तक ट्रेनिंग करते हैं और जो अब यूगो होता है वो अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक के अंदर उस बड़े से पेड़ को काटने में कामयाब हो पाता है। गांव के सभी लोग उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसे गिफ्ट भी देते हैं और अपना अगला पेड़ चुनने को कहते हैं, बट यूगो कहता है कि वो सिटी के अंदर जाएगा और एक बहुत बड़ा नाइट बनेगा। वहीं दूसरी तरफ सेल्का जो होती है उससे शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ किरीतो और यूगो जो होते हैं वह दोनों निकल जाते हैं अपनी अगली जर्नी के लिए। कि तभी हमें दिखाया जाता है असुना जो होती है किरीतो की पूरी फैमिली के साथ में हॉस्पिटल आई हुई होती है। वो जानना चाहती थी कि किरीतो की हालत कैसी है। डॉक्टर बताता है कि उसे कार्डियक अरेस्ट है और इसी वजह से वो कोमा के अंदर है। वहाँ पे किकाओ आ जाता है। किकाओ जो है उसे कहता है कि अब हमें इसे स्पेशल फैकल्टी में डालना पड़ेगा तभी जिंदा रह पाएंगे। उसे स्पेशल फैकल्टी में डाल तो दिया जाता है, बट स्पेशल फैकल्टी कहाँ पे ही बताया नहीं जाता। इसलिए आसुना अपने कुछ साथियों से बात करती है गेम के अंदर और वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमें कहाँ पे किरीतो मिल सकता है, क्योंकि किरीतो की अभी तक हार्ट वैल्यू जो है वो नॉर्मल चल रही है, यानी कि वो अभी तक मरा नहीं है। उनके हिसाब से जैसे जैसे उन्हें इनिशियल मिलते जाते हैं वो एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पे कि हेलीपैड होता है पर बिल्डिंग बंद होती है। इसका मतलब वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे अब किरीतो नहीं
नहीं है बट वो वाकई में जिंदा है। वो वराइथ कंपनी के बारे में पता करते हैं और एक साइंटिस्ट के बारे में पता लगाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये साइंटिस्ट जो है ये किरीतो के बारे में जरूर से ही जानती होगी, इसलिए वो साइंटिस्ट के पास में कांटेक्ट करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वह जो साइंटिस्ट होती है वो अपने हेडक्वार्टर में आ जाती है जो कि पानी के पास में होता है। वह वहाँ पे उतरती है, अपने सामने देखती है और वो एक लैब में जाती है। लैब के अंदर जाते ही उसे वहाँ पे किकाओ दिख जाता है। किकाओ जो होता है वह काफी ज्यादा खुश होता है। वह कहता है अब हमारे 3 बड़े साइंटिस्ट आ चुके हैं, तब हम वराइथ कंपनी के डाइव टेक्निक के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लगा सकते हैं। बट उसी दौरान हमें दिखाया जाता है उस साइंटिस्ट के पास में जो एक असिस्टेंट होती है वह अपने नकाब उतार देती है। वह असुना होती है। असुना किरीतो से मिलना चाहती थी, वो उसे किरीतो के पास ले जाने के लिए कहती है। वो इंसान मना भी नहीं करता, वो कहता है तो ठीक है हम तुम्हें ले जाएंगे। किरीतो के ऊपर जो सिरिंज लगाई गई थी उसे कार्डियक अरेस्ट आया और वह भी कोमा में है। उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है और यही वर्चुअल रियलिटी है जिसके अंदर हम उसका ब्रेन ठीक कर सकते हैं, इसलिए हमें उसे गेम के अंदर ही रखना पड़ेगा तभी वह जिंदा रह पाएगा। उसके बाद उनके बाकी के साइंटिस्ट भी हाँ में सर हिलाते हैं और वहीं असुना जो होती है उसके लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये गेम जो है किस प्रकार से वर्क करती है। बड़े लोगों की जितने भी मेंटालिटी होती है अगर वो गेम में डाली जाए ये वर्चुअल रियलिटी अपने आप अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने छोटे बच्चों की मेंटालिटी का इस्तेमाल किया है। छोटे बच्चों की फ्लू लाइट को डाला गया है। शुरुआत में तो हमने यहाँ पे अपनी ही कंपनी के 4 मेंबर्स को छोड़ा था जिन्होंने रिप्रोडक्शन करते हुए काफी सारे और भी लोगों को जन्म दिया, जिसकी मदद से आज यह दुनिया यहाँ पे क्रिएट हो पाई है। ये अपने एक रिलीजन को फॉलो करते हैं और इनके पास खुद का ही एक लॉ है। वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि इनकी सिविलाइजेशन जो इतने अच्छे से डेवलप हो पा रही है और ये खुद से कैसे इस प्रकार की लॉ बना पाए हैं। वो इसका क्लोजली काफी ज्यादा मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसी दौरान उनकी एग्जिस्टेंस में आती है एलिस जो कि अपने रूल्स को ब्रेक कर देती है। इसलिए हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि किरीतो जैसा है, जिसने वर्चुअल रियलिटी में अपना काफी समय बिताया है, इसलिए ही वो अभी किरीतो को भी ठीक करने का सोच रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं युगो को और किरीतो को जो कि दोनों हैं वो फाइट करना शुरू कर देते हैं उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर काफी बड़े बड़े योद्धाओं से, जिससे कि वो एक स्वॉर्ड मास्टरी एकेडमी में हिस्सा ले पाते हैं। वो भी स्टूडेंट के लेवल पे होते हैं। उनकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी बीत रही होती है क्योंकि वो अच्छे से प्रोग्रेस कर पा रहे होते हैं। वह भी सेंट्रल कैथेड्रल के अंदर होते हैं। उसी दौरान हमें दिखाते हैं किरीतो जो होता है इस गेम की अलग अलग अथॉरिटी के बारे में पता लगा पाता है जिसकी मदद से वो ताकतवर बन सकता है। जैसे कि सेक्रेट आर्ट जो है वो इस वर्ल्ड के एडमिन की तरह वर्क करते हैं और दूसरी पावर है ऑब्जेक्ट कंट्रोल और तीसरी है लाइफ। इन तीनों पावर का इस्तेमाल करके कोई ताकतवर बन सकता है। रीना नाम की हम एक लेडी को दिखाते हैं। लीना जो है वो किरीतो की मास्टर है। वो उसे बताती है कि तुम्हारा आर्ट वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है, मेरे ही आर्ट की तरह तुम्हारा आर्ट भी अनऑर्थोडॉक्स है, यानी कि इसकी इतनी पहचान नहीं है बट ये ताकतवर है। हमारी इस अकेडमी के अंदर जो फर्स्ट स्वॉर्ड्समैन है यानी कि जो कि मेरे से ज्यादा ताकतवर है, मैं उसे हराना चाहती हूँ बट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उसे हरा सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि तुम जरूर से उसे हरा सकते हो किरीतो, मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। वही किरीतो जो होता है अपनी मास्टर को थैंक्स कहता है और अपनी पूरी पावर दिखाने का एक दिन वादा करता है। अब हमें दिखाया जाता है एक अंकल को जो कि उनके सामने एक स्वॉर्ड रख देते हैं जो कि उसे ही पेड़ की होती है जिसे कि काटने में उन्हें सालों लगे होते हैं। पेड़ के सबसे बड़े हिस्से का इस्तेमाल करते हैं एक स्वॉर्ड बनवाने के लिए। स्वॉर्ड बनाने वाला बंदा कहता है अगर तुम इसे उठा पाते हो तो मैं ये फ्री में ही तुम्हें दे दूंगा। यह बात सुन के वो खुश थे। वह स्वॉर्ड को उठा पा रहा होता है। उस दुकानदार का तो लगा था शायद नहीं उठा पाएगा बट वो अपने वादे का पक्का होता है। वह स्वॉर्ड उसे दे देता है। किरीतो स्वॉर्ड की मदद से प्रैक्टिस कर रहा होता है जंगल के अंदर बट एक आदमी उसे देख लेता है। किरीतो अपने अलग अलग तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और लास्ट में 5 कॉन्सेक्यूटिव अटैक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके स्वॉर्ड के अंदर से कुछ मिट्टी जो है वो बाहर जाके किसी बंदे की लगती है। वो बंदा जो है उस स्वॉर्ड मास्टर एकेडमी का सबसे ताकतवर पर्सन होता है। वो उसे कहता है तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, अब तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए वो तैयार हो जाता है। लीनिया जो होती है उसे रोकने की कोशिश करती है बट किरीतो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे जरूर से हरा दूंगा। उस आदमी को उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा लगता है बट उसे बताता है कि शायद से तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे क्योंकि जो तुम्हारी मास्टर लीना है वो भी आज तक मुझसे जीत नहीं पाई, अभी तक उसकी रैंक 2nd है। अब दूसरी तरफ लीना जो होती है वो किरीतो के पास में जाती है और उसे बताती है अब वो जो बंदा है जो कि 1st रैंक होल्ड करता है उसके पास में एक ऐसी ताकत है जिससे कि वो अपने जिस भी प्लेयर को हराता है उनके ब्लड को सोख करके वो उनकी पावर का इस्तेमाल कर पाता है और उसकी स्ट्रेंथ जो है जो कि नॉर्मल सरफेस से दिखती है वो नहीं बल्कि उससे ही ज्यादा है, उससे काफी ज्यादा है। यह बात सुन के किरीतो उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है। वह पर्सन जो होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहला अटैक करने का मौका देता हूँ, जितना ज्यादा ताकतवर अटैक कर सकते हो तुम कर लो। किरीतो जो है उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा अपने स्वॉर्ड को आगे कर देता है। अब किरीतो जो होता है उसे अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकने की कोशिश करता है। दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है। किरीतो जो है उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो पाता है। यह देख करके सभी लोग
लोग हैरान होते हैं। वह अपनी एंसेस्टर्स की ताकत का इस्तेमाल करता है नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन, बट वो ऐसा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि किरीतो के पास में दोस्तों की शक्ति होती है। वह उसकी अटैक को बड़े ही प्यार से डॉज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो अपने स्वॉर्ड को काफी ज्यादा ताकतवर बना लेता है। पीछे से डीमन किंग के यानी कि डीमन ट्री की पावर को हमें दिखाया जाता है जो कि मैनिफेस्ट होती है और वो अपने एक ही अटैक से उसकी छाती को चीर देता है। जैसे ही वह नंबर 1 टॉप रैंक का बंदा अटैक करने वाला था वो मैच को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि किरीतो जीत चुका होता है। किरीतो को याद था कि उसने अपने मास्टर के लिए कुछ प्लांट बोए हुए होते हैं, वो उन प्लांट को लेने के लिए ही जा रहा होता है, बट उसी दौरान कुछ नोबल जो होते हैं उसे रोक लेते हैं और उसकी छाती की पॉकेट के अंदर उसी ही फ्लावर को डाल देते हैं जो कि किरीतो जो है वो अपने मास्टर के लिए उगा रहा होता है। वो काफी ज्यादा रोता है जब वो अपने प्लांट्स को देखता है क्योंकि उसके प्लांट्स जो है वो टूट चुके होते हैं जो कि नोबल्स ने काम ये किया होता है। अब वहीं वो आसपास की चीजों को नोटिस करता है, आसपास की जितनी भी चीजें होती है वो ग्लो करने लग जाती है। वो अपनी इमेजिनेशन की पावर का इस्तेमाल करता है और उस फ्लावर को वापस से मैनिफेस्ट करने लग जाता है। ये काइंड ऑफ रेजरेक्शन की पावर होती है, पर ये देख करके वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने एक ऐसी पावर को खोज निकाला है। वह अब लीना से मिलता है। लीना जो है उसकी मास्टर है जो कि उसे डिनर करते समय कहती है कि किरीतो, मैं तुम्हें देख के समझ पाई हूँ, अगर मुझ में कॉन्फिडेंस होगा तो मैं अपनी स्किल्स की मदद से उस नंबर 1 रैंक होल्डर को जरूर से हरा सकती हूँ। वह उसे शुक्रिया अदा करती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कुछ मैचेस होते हैं जिसके अंदर लीनिया जो होती है वो बड़ी ही आसानी से टॉप 1 रैंक होल्डर को हरा देती है और वो जो होती है वह अपने बच्चों को शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसी के ही स्टूडेंट थे जो कि उसे इतना कामयाब बना पाए हैं। उसी दौरान हमें पता चलता है यूगो और किरीतो जो है वो दोनों भी एकेडमी में पास हो चुके हैं। अब वो लीनिया जैसी पोजीशन पे आ जाते हैं। उनके पास भी अपने एक स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कि उन्हें ट्रेनिंग देने का काम मिला होता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें नोबल्स को दिखाया जाता है जो कि यूगो को भी बुली करना शुरू कर देते हैं क्योंकि किरीतो तो टॉप 1 आया होता है और यूगो उसका फ्रेंड है, इसलिए वो यूगो को परेशान करना शुरू कर देते हैं। यूगो जो होता है उनसे शुरुआत में तो कुछ बातचीत करता नहीं है, बट नोबल्स के बार बार चिढ़ाने के ऊपर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें एक डुएल के लिए चैलेंज भी कर देता है। यह बात सुनते ही उनमें से एक जो नोबल होता है वह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता तो है, बट यूगो उसे बड़ी आसानी से हरा देता है, बट उसका साथी उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैच टाई हो गया। यह कह करके वो दोनों चले जाते हैं। यूगो कहता है कि हमें नोबल्स को सबक सिखाना चाहिए, जिसके ऊपर किरीतो कहता है भी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें पता नहीं है कि टैबू इंडेक्स कब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दे, इसलिए हमें ध्यान से बचना होगा और किसी लूप का इंतजार करना होगा। उसी दौरान वो अपनी अप्रेंटिस से पूछते हैं कि नोबल्स के बीच में आखिरकार क्या चलता है, जिसके ऊपर वो बताती है कि मेरी जो एक फ्रेंड है वह नोबल्स के नीचे ही काम करती है, यानी कि उसकी स्टूडेंट है, बट वह भी एक नोबल है, बट वो जो नोबल है वो एक छोटी नोबल है और जो उसके मास्टर हैं वो बड़े नोबल हैं, इसलिए वो बड़े नोबल छोटे नोबल को भी हरास करती हैं। मैं चाहती हूँ कि मास्टर आप मेरी फ्रेंड को बचा लो, जिसके ऊपर किरीतो कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हमने किसी भी तरीके का रूल ब्रेक किया तब हमारे लिए मुसीबत हो सकता है। वही रात के समय में दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों जो है नोबल्स के पास में जाते हैं इस चीज़ को कन्फ्रंट करने, बट वो दोनों जो होते हैं वो कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर हमने कुछ किया होता तो टैबू इंडेक्स टूट जाता। यूगो और किरीतो जो होते हैं उनसे बहस नहीं कर सकते, इसलिए उनके कमरे के बाहर आ जाते हैं और वो इंतजार करते हैं कि कब उनसे कोई रूल ब्रेक होगा, तब वह लोग उन्हें सजा जरूर से दे सकते हैं। शाम के समय में दिखाया जाता है यूगो की स्टूडेंट उसके पास आती है और रोने लग जाती है कहते हुए मास्टर मुझे तो अपनी चिंता है कहीं मैं आगे चल के किसी ऐसे नोबल से शादी ना कर लूं जो कि इतना ही बुरा होगा। यूगो और किरीतो एक ही कमरे में बैठे होते हैं, वह अपने स्टूडेंट का इंतजार करते हैं, बट वे दोनों आती नहीं है, इसलिए वहां से किरीतो उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। बट उसके जाते ही कमरे के बाहर एक अप्रेंटिस आती है जो कि नोबल के अंडर में काम करती है। वह बताती है कि आप दोनों की जो स्टूडेंट है वो नोबल को सीधा कन्फ्रंट करने गई थी और उन्हें कैद कर लिया है। यह बात सुनकर के यूगो को गुस्सा आता है और वो निकल जाता है उन नोबल के कमरे के अंदर जहाँ पे कि उसके स्टूडेंट को उन्होंने कैद करके रखा हुआ था और वो उन्हें सजा देने वाले थे। वह नोबल कहते हैं कि इन्होंने हमारी बेइज्जती करने की कोशिश की थी, इसलिए हम इसे सजा दे रही हैं। यूगी उनके ऊपर अटैक कर देता है, बट उसी दौरान नोबल्स उसे रोक लेते अपने मैजिक की मदद से। वो हिल भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, बट उसके बाद भी वो सिस्टम को ब्रेक कर देता है। उसकी आंखें जो होती हैं वो फट जाती हैं और उसके बाद वह अब सिस्टम उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। यूगो अपने मन का मालिक होता है और वो उस नोबल के एक हाथ को काट देता है। यह देख करके दूसरा नोबल उस पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, बट बीच में किरीतो आ जाता है। किरीतो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है। नोबल कहता है कि तुम दोनों को मौत की सजा मिलेगी, अभी पीछे हट जाओ, बट किरीतो जो है उसे भी खत्म कर देता है। वह उसके एक हाथ को काट के रख देता है। यह देख करके नोबल जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वह इन दोनों के ऊपर केस करने के लिए तैयार हो जाता है, बट उसी दौरान हमें दिखाते हैं कि वो उसकी बॉडी ग्लिच करने लग जाती है। अब उसी दौरान टैबू इंडेक्स वे तोड़ चुके होते हैं। इसी वजह से वहाँ पे एक आदमी की परछाई को हमें दिखाया जाता है जो कि आसमान में बनती है और उन्हें बताती है कि इनके पास में इंटीग्रिटी नाइट
आएंगे और इन्हें सज़ा देंगे, वो भी मौत की, इसलिए वह तैयार हो जाए। उसी दौरान हमें दिखाते हैं अगले दिन टीचर एक आता है जो कि यूगो की आँख को ठीक करता है, उन्हें लेके जाते हैं कमरे के अंदर जहाँ पे एक लड़की जो है वो खड़ी हुई होती है और हमें दिखाया जाता है वह लड़की और कोई नहीं बल्कि एल्सिया होती है। एल्सिया जो होती है वह उन्हीं की ही पुरानी साथी है। यूगो उससे बात करने के लिए आगे जाता है बट अपनी स्वॉर्ड उसे दूर फेंक देती है। हमें पता चलता है कि उसकी मेमोरीज इरेज हो चुकी थी। अब यूगो और किरीतो की जितनी भी अप्रेंटिस होती है वो उनकी स्वॉर्ड लेके आती है और उन्हें सेंट्रल कैथेड्रल में लेके जाया जाता है जहाँ पर उन्हें सजा मिलेगी। और सुना को हमें दिखाया जाता है। सुना अपनी आंखों के सामने देखती है कि कैसे एक रोबोट जो है वो उस दूसरी वर्चुअल वर्ल्ड की फ्लू लाइट की ही मदद से चल रहा होता है। यह देख करके वो हैरान होती है कि इन्हें रोबोट बॉडी के अंदर डाला गया है। साइंटिस्ट बताते हैं कि ये हम यही करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि उस वर्ल्ड के लोग इस वर्ल्ड में आकर क्या करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यूगो और किरीतो जो है वह दोनों उस आवाज़ के बारे में बात करते हैं जो कि उन्हें केव में सुनाई दी थी। वह दोनों उन चैन की नोटिस करते हैं कि ड्यूरेबिलिटी सेम है, इसलिए वो उन दोनों चैन को आपस में टकरा देते हैं जिसकी मदद से वो एक दूसरे पे से टकराने की वजह से टूट जाती है। उनका ये प्लान कामयाब हो चुका था। वह उस जेल को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। उनका लोग पीछा तो करते हैं बट वह एक ऐसे गार्डन में आ जाते हैं जहाँ पे उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। वह बात करते हैं कि उन्हें यहाँ पे एल्सिया को ढूंढना होगा और उसकी मेमोरीज को याद दिलाना पड़ेगा। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक इंसान जो है वो उनका इंतजार कर रहा होता है उसी गार्डन के बीच में बैठ करके। वो एल्सिया का स्टूडेंट होता है। यह बात जो है यूगो को पता चलती है। यूगो जो है वह जानता था इस बंदे को, इसलिए उससे फाइट करना नहीं चाहते थे बट वह पर्सन भी उसकी भी मेमोरीज इरेज हो चुकी थी, इसलिए उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। बट यूगो जो होता है वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि आखिरकार वह है कौन और उसका शायद से ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। वह पर्सन जो होता है जब यूगो पे अटैक करने जा रहा होता है तभी उसकी मेमोरीज आपस में क्लैश होने लग जाती है। उसके ऊपर ऐसे लगने लग जाता है कि उसकी मेमोरीज वापस से आने वाली है। बट उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे वहीं पे एक एरो आते हैं और उनके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। यह देख करके किरीतो जो है वो यूगो के साथ में भागना शुरू कर देता है और उसी दौरान उन्हें गार्डन के अंदर एक गेट दिखाई पड़ता है जो कि उन्हें अपने पास बुलाता है। वो उसके अंदर कूद जाते हैं। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को दिखाया जाता है, वो गेट गायब हो जाता है। अब हमें उसी ही बड़ी लाइब्रेरी के अंदर एक छोटी सी लड़की को दिखाते हैं जिसके नाम कार्डिनल होता है। वह खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और उन्हें कहती है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो कि इस दुनिया को कंट्रोल करता है और ह्यूमंस को भी। वह उसे बताती है कि वह एडमिनिस्ट्रेटर एक इमॉर्टल है, उसे हरा देना वह तुम्हारे बस की बात नहीं है। वह काफ़ी समय तक उनसे बात करती और बताती है ब्रैथ कंपनी के जो 4 एम्प्लॉय थे उन्हीं के ही आने वाले बच्चों में से एक एडमिनिस्ट्रेटर थी। वह एक क्वीन का पोजीशन होल्ड करती थी। उसे डिवाइन आर्ट्स आते थे जो कि इस दुनिया के एडमिन कमांड होती थी। उसका इस्तेमाल करते हुए ताकतवर होती गई, वह लोगों के ऊपर मिलाकर दिखाती गई जिसकी वजह से उसे पूजा जाने लगा और उसे चर्च के अंदर सबसे ऊपर रखा जाने लगा। वह ऐसी ताकत बनाई जिसका इस्तेमाल करके वो ताकतवर बन सकती थी और कोई उसकी कमांड को धोखा नहीं दे सकता था, जिसे टैबू इंडेक्स कहा गया। उसके बाद में उसने सारी कमांड को अपने पास में हथिया लिया जिससे कि वो ताकतवर बन गई। वह फ्लू लाइट के बारे में भी जानती थी बट उसके पास में फ्लू लाइट जो है वो एक लिमिट तक ही थी, इस वजह से वह पूरे तरीके से इस वर्ल्ड के अंदर काबू नहीं कर पाई। उसे यह बात भी पता चलती है कि यह दुनिया जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, इसलिए वो एक बच्ची को बुलाती है अपने पास में। उस बच्चे का इस्तेमाल करती है, वह उसके अंदर अपनी सारी मेमोरीज डालने की कोशिश करती है जिससे कि वो फ्लू लाइट को और भी कंट्रोल कर सके। बट वह लड़की जो है वह कार्डिनल बन जाती है जो कि इस दुनिया के अंदर वायरस को हटाने का काम करती है। वो अब उन दोनों की आपस में फाइट होने लग जाती है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर पावरफुल होती है। इसी वजह से लड़की को वहाँ से भागना पड़ता है चूँकि कार्डिनल होती है और वो एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी में आकर के फंस जाती है। वह दोनों जो है एक दूसरे की दुश्मन है। यह दोनों बस यही इंतजार कर रही हैं, वो एक से बढ़ के एक ताकतवर साथियों की इंतजार कर रही हैं जहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसे सिंथेटिक क्रिस्टल मिले जिसकी मदद से वे ताकतवर लोगों को कंट्रोल कर सकती है। तो दूसरी तरफ कार्डिनल अपने स्पाइडर की मदद से ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो कि उसका साथ दे सकते हैं। वह उन्हें बताती है कि मैं इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहती हूँ क्योंकि जो फ्लू लाइट है वह छोटे बच्चों की है। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है वह रियल नहीं है। इस दुनिया के अंदर मॉन्स्टर्स के द्वारा इंसान को ख़त्म किया जाएगा जिससे कि आने वाली लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। इसलिए मैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देना चाहती हूँ बट मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं 10 फ्लू लाइट को ज़रूर से ज़िंदा कर सकती हूँ जिनका भी तुम नाम बोलोगे। यह बात सुनकर के किरीतो जो होता है वह उससे वादा करता है कि वो ज़रूर ऐसा कोई रास्ता ढूंढ लेगा जिससे कि वह ज़्यादातर लोगों की जान बचा सकता है और उसे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुन के कार्डिनल खुश होती है और उन्हें बताती है एडमिनिस्ट्रेटर के पास में जितने भी लोग हैं वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और उन लोगों के पास में खुद की मेमोरीज है ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ उन लोगों को जिंदा करने का। वह उन्हें एक नाइफ पकड़ाती है जिसके अंदर सेक्रेट आर्ट जो है वह पहले से ही है, उसका इस्तेमाल करके वह उन लोगों को ज़रूर से हरा सकते हैं। और वह उन्हें यह भी बात बताती है उनकी
स्वॉर्ड पावर जो है वह भी अपनी लिमिट तक नहीं है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उनकी मेमोरीज को पूरे तरीके से अनलॉक कर देती है और उनके स्वॉर्ड आर्ट को भी उनके मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा देती है, जिससे कि वह उन्हीं के ही बराबर फाइट कर सकते हैं। और वे टावर के अंदर फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। वह जैसे ही आगे जाते हैं उन्हें एक कमरा दिखाई पड़ता है। उस कमरे के दूसरी तरफ किरीटो और युगी जो होते हुए जाते हैं, जिसके अंदर उन्हें अपनी स्वॉर्ड जो है काफ़ी सारे आर्मर और बाकी की स्वॉर्ड भी देखने को मिलती है। ये देख करके यूगो जो है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। किरीटो बताता है इन सभी को इकट्ठा करने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, यह जानते हैं कि आने वाले समय में फाइट होने वाली है, इसलिए वो पहले से ही लोगों के इस तरीके के वेपन्स जो अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे कि आने वाले समय में बगावत ना हो। वह कमरे के अंदर आते हैं। कमरे के अंदर वह जैसे ही आते हैं उनके ऊपर एक नाइट जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। काफ़ी सारे एरोस का इस्तेमाल करता है। उन एरोस से वो बचते तो हैं, बट दूसरी तरफ वह नाइट जो होता है अब वो फायर एरो का इस्तेमाल करने लग जाता है। फायर एरो जो है वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, उसकी वजह से वो उसके अपोनेंट को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। यह देख करके यूगो और किरीटो जो होते हैं वह दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इसका ध्यान भटका करके इसके ऊपर अटैक करे, जिससे कि वो इसे हरा सकते हैं। किरीटो जो है वह यूगो को अटैक करने को कहता है, जब तक कि किरीटो जो है उसका ध्यान भटकाने वाला है। यूगो तैयार हो जाता है। वह नाइट जो होता है वो कहता है कि तुमने मेरी साथी को भड़काने की कोशिश की थी, जिसका नाम एल्ड्रिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वह उनके ऊपर अटैक कर देता है अपनी फायर एरो की मदद से। किरीटो उस नाइट के अटैक को रोकते हुए खुद ही इंजर्ड हो जाता है, बट वो यूगो को इस चीज का फायदा उठाने को कहता है, उस पर अटैक करने को कहता है। यूगो ऐसा ही करता है। वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है इमेजिन करते हुए, और वो उस नाइट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। वह उसे फ्रीज करके रख देता है। वह नाइट जो है वह पूरे तरीके से हार चुका होता है। वो कहता है कि मैंने तुम दोनों को कमजोर समझा था, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों आखिरकार हो कौन। वो खुद का नाम किरीटो और यूगो बताते हैं और वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो जिन लोगों के लिए काम कर रहा है वो बुरे लोग हैं और वो उसकी मेमोरीज को इरेज करते हुए आए हैं। वो कोई आसमान से उतरे हेवन के चूजन वन नाइट्स नहीं है, बल्कि उनकी मेमोरीज इरेज की गई है। यह बात जान करके वो आदमी जो है काफी ज्यादा दुखी होता है, बट यूगो को पता चलता है ये वही आदमी जो कि एल्सिया को उठा के लेके गया था। उन्हें पता चलता है कि इनकी मेमोरीज रोज इरेज की जाती है, जिससे कि ये कोई क्वेश्चन ना उठा सके अपने मालिक के लिए। वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें ये बात पता चलती है कि 5th फ्लोर के ऊपर उनके सामने अब एक बहुत बड़ी स्टेज है, बट उसके बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। की उम्र काफी ज्यादा छोटी होती है, जिन्हें हम ट्विन सिस्टर बुलाएंगे, जिनका नाम फेजल और लीनियल होता है। वह दोनों आगे आते हैं और कहते हैं हम तो बस एक सर्वेंट है, और उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट वह सर्वेंट जो है वो अपने डैगर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, उन्हें इंजर्ड कर देती है। वे बताते हैं कि इन डैगर के ऊपर पॉइजन लगा हुआ है और वो धीरे धीरे करके पैरालाइज हो जाते हैं। इन दोनों सिस्टर्स का इस्तेमाल जो है एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे ही वक्त के लिए करता है, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता नहीं है, बट ये उतने ही खुखार हैं। ये शुरुआत से ही अपने जैसे बच्चों से फाइट करते हुए आए और ये अभी तक जिंदा बचे हुए हैं। ये काफी ज्यादा खुखार हैं। बट दूसरी तरफ किरीटो जो होता है उसे पहले से ही ये सारी चीजें मालूम थी और ह्यूगो को बस एक्ट करने के लिए कहा गया था। ये दोनों ट्विन जो होती है वह उन्हें काफी ऊपर वाले फ्लोर पे लेके आ जाती है। उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। किरीटो ने पहले ये कैसा पोर्शन पी लिया होता है जिससे कि वो पैरालाइज कर्स वाले पोर्शन को अपने आप ओवर पावर कर पा रहा होता है। उसी दौरान किरीटो जो होता है उन दोनों ट्विन के ऊपर उसी ही डैगर से अटैक कर देता है, जिससे कि वो पैरालाइज हो जाती है और बेहोश होने लगती है। दूसरी तरफ किरीटो जो होता है यूगो के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसे ठीक कर देता है। वह अब नाइट से फाइट करने लग जाता है। नाइट जो होती है यह देख करके काफी ज्यादा हैरान होती है कि किरीटो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके बावजूद भी वह उसे रोकने में कामयाब हो पाते हैं अपने स्वॉर्ड के अटैक की मदद से। किरीटो जो होता है वह अपनी जगह पे खड़ा होने लग जाता है। वह सामने नोटिस करता है कि यहाँ पे कितने सारे ग्लास हैं। यह इंटीग्रिटी नाइट जो है वह सन की पावर का इस्तेमाल करता है और काफी सारे मिरर और ग्लासेस की मदद से वह अपने एनिमी के ऊपर अटैक करता है। वह किरीटो के ऊपर भी अटैक कर देती है, बट किरीटो जो होता है वहाँ पे एक मिरर को जनरेट कर लेता है। वो मिरर को जैसे ही जनरेट करता है वो अटैक उस मिरर पे आके लगता है और वह सन की लाइट जो होती है वो डायरेक्टली जाके उस नाइट पे लगती है। नाइट का नकाब हट जाता है। वह एक औरत होती है। औरत कहती है कि औरतों को ज्यादा ताकतवर समझा नहीं जाता है, बट मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए आई हूँ। वह उन दोनों के बीच में काफी समय तक फाइट होती है और इस फाइट के दौरान हमें दिखाया जाता है किरीटो जो है वह अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है उसे हराने के लिए, बट हरा नहीं पाता, इसलिए यूगो बीच में आ जाता है। वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस औरत को जमाने की कोशिश करता है, बट वह औरत जो होती है उसकी उस आइस के केज को बड़े ही आसानी से तोड़ देती है। अब किरीटो के पास में चांस होता है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है स्वॉर्ड के द्वारा। उस स्वॉर्ड के द्वारा अपनी ताकत का इस्तेमाल करने पे वह उस औरत को पूरे तरीके से ओवर पावर कर पाता है और उसे हरा भी देता है, बट उसी बीच वह खुद भी बेहोश हो जाता है। यूगो उसके पास में आता है और यूगो उसे उठाने की कोशिश करता है और वह अपनी लाइफ एनर्जी को उससे शेयर करने की कोशिश करने लग जाता है, बट उसी दौरान किरीटो जो होता है उसे रोक लेता है, ये कहते हुए ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। वह अब उन दोनों ट्विन सिस्टर को देखता है जो कि वह पूरे तरीके से ठीक होती है। अब वह दूसरी तरफ जाता है उस औरत के पास में। वह औरत की
काफ़ी ज़्यादा खून ब्लड लॉस हो चुका होता है, वह मरने वाली होती है। इसी वजह से वो अपने पास से उसी ही सेक्रेड नाइट को बाहर निकालता है। सेक्रेड नाइट का इस्तेमाल करते हुए वो उसे बड़ी लाइब्रेरी के अंदर भेज देता है। उसी दौरान वहाँ पे 2 पोशन आते हैं। उन पोशन का इस्तेमाल वह जैसे ही करते हैं वह पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं, वह हील हो चुके होते हैं। अब उनके सामने हमें बड़े से गेट को खुला हुआ दिखाया जाता है। जैसे उस गेट के अंदर जाते हैं वह देख पा रहे होते हैं कि सामने से एक बड़ी सी लिफ्ट नीचे उतर के आती है। उस लिफ्ट के अंदर एक लड़की जो है उनका इंतजार कर रही होती है और वो उनसे पूछती कि उन्हें कहाँ पे जाना है। किरीतो जो होता है उसे लग रहा होता है कि ये किसी प्रकार का ट्रैप हो सकता है, बट वह उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और उस लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। वह जैसे उस लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है, यूगो उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। वह लड़की बताती है कि उसे 150 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और उसका यहाँ पे बस एक ही काम है, लिफ्ट को ऊपर से नीचे लाना और नीचे से ऊपर जाना। वो उन्हें कभी से कमरे में ले आती है जहाँ पे सिर्फ गार्डन ही गार्डन होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अंदर उन्हें एल्सिया दिखाई देती है। एल्सिया बैठी हुई होती है। यूगो का दिल दर्द करता है, बट दूसरी तरफ किरीतो कहता है मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम अपने नाइफ का इस्तेमाल करना जो कि हमें कार्डिनल ने दिया था। ऐसा ही होता है। किरीतो जो होता है एल्सिया से फाइट करने जाता है। एल्सिया ये देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उससे टो टू टो फाइट करने वाला यहाँ पे एक और वॉरियर है जो कि किरीतो है। किरीतो से वे फाइट करते दौरान उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है, बट हमें दिखाया जाता है कि कैसे यूगो से जमा के रख देता है। वो अपने सेक्रेड नाइफ को इस्तेमाल करना चाहता था, बट एल्सिया खुद को आज़ाद करा लेती है। अब उन दोनों की जो स्वॉर्ड है आपस में टकराती है और उसकी जैसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वह टावर जो है वह टूट चुका था और वे दोनों दूसरी तरफ गिर जाते हैं। टावर खुद को हील कर लेता है और यूगो पीछे ही छूट जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे किरीतो जो है वो एल्सिया को पकड़े रखे हुए था, कहीं वह दोनों गिर न जाए। एल्सिया ये देख करके उसे अपना हाथ छुड़ाने के लिए बोलती है कि मुझे तुम छोड़ दो, बट किरीतो छोड़ता नहीं है। वह कहता है एल्सिया तुम हमारी दोस्त हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तुम्हारी मेमोरी इरेज हो चुकी है, ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेटर का है, बस तुम्हें उन चीज़ों को याद करना होगा जो कि हमारे साथ में तुमने बिताई हुई होती है। अगर मैंने तुम्हें ऐसे मरने दिया तो हमारे यहाँ पे आना वेस्ट हो जाएगा। एल्सिया भी उसे बचाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे सारी बातें जानना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें कि कैसे किरीतो जो होता है वो वहाँ पे नेल्स को समन करता है स्टील के और ऊपर चढ़ता जाता है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के अंदर असुना जो होती है डॉक्टर के साथ बैठी थी, वह दूर से एक शिप को देखती है और उनका ध्यान वहाँ से हट जाता है क्योंकि वह शिप मुड़ जाती है। अब हमें गेम वर्ल्ड के अंदर दिखाया जाता है कि किस प्रकार वो अभी भी टावर को चढ़ रहे होते हैं। टावर को चढ़ते हुए उन्हें शाम हो चुकी होती है, वह काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। उसी दौरान किरीतो जो होता है वह नोटिस करता है कि किस प्रकार से सामने जो स्टैचू होते हैं जो कि डार्क टेरिटरी के मॉन्स्टर्स हैं वो रियल लाइफ में आ जाते हैं। उसी दौरान हमें दिखाते हैं एल्सिया जो होती है वो किरीतो को ऊपर लेती है और वो कहती है तो डार्क टेरिटरी के मॉन्स्टर्स हैं, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है, मैं ये सारी चीजें जानना चाहती हूँ। जिसके ऊपर किरीतो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से है, मुझे भी उससे कुछ सवाल पूछने। वह उन मिनियंस को खत्म कर देते हैं जो कि वह मॉन्स्टर्स होती हैं। उसी दौरान एल्सिया को अपनी पुरानी याददाश्त थोड़ी बहुत आने लग जाती है तो उसका सर दर्द करता है। उसी दौरान हमें दिखाते हैं वह उससे रिलेटेड कुछ सवाल किरीतो से पूछती है। उसके मुंह पे खून लगा था इसलिए वो साफ करने के लिए उसे अपना रुमाल देती है और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से उन दोनों के बीच में जो दूरियां थी वह कम होने लग जाती हैं। दूसरी तरफ हमें यूगो को दिखाते हैं। यूगो एक ऐसे कमरे के अंदर आता है जहाँ पे इंटीग्रिटी नाइट जो था वह नहा रहा होता है। वह देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था और ताकतवर भी था। वह जैसे ही अब पीछे मुड़ के देखता है तब यूगो को थोड़ा अंदाजा होता है कि इंटीग्रिटी नाइट ताकतवर है। उस नाइट को पता था कि उसके जितने भी योद्धा थे उन सभी की जान इन्होंने बख्श दी थी, तो वो भी इसकी जान बख्श देगा, बट वो उसे हराएगा। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होते ही यूगो जो है वह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता क्योंकि उस इंटीग्रिटी नाइट की जो स्वॉर्ड है वह उस क्लॉक की सुइयों से बनी हुई है जिनकी मदद से वो टाइम के आगे चल के लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है। इसी प्रकार से उन दोनों के बीच में फाइट होती है, बट वह नाइट जो है आगे का फ्यूचर नहीं देख सकता था इसलिए वो अब हारने लगता है। उसी दौरान यूगो जो होता है उस पूरी जगह को जमा के रख देता है। इस प्रकार से वह इंटीग्रिटी नाइट जो होता है वह पूरे तरीके से पानी में जम चुका था। उसकी लाइफ फोर्स वह स्वॉर्ड एब्जॉर्ब करने लग जाती है, बट वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। वो बताता है कि मेरी जो लाइफ फोर्स है वो काफी ज्यादा है बाकी नाइट से। उसी दौरान यूगो को पता चलता है जिस नाइट से वो फाइट कर रहा है वो वही लेजेंडरी नाइट है जिसने कि उसके गांव की स्थापना की होती है और ये वही स्वॉर्ड है जिसकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल वह कर रहा है। उस ड्रैगन को मारने वाला यही नाइट है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि लेजेंडरी नाइट जो कि बहुत ही साल पुराना था वह अभी तक जिंदा है। उसी दौरान वहां पे सैनेटर आ जाता है। सैनेटर जो होता है उन दोनों को जमा के रख देता है और उन्हें एक दूसरी जगह लेके जाता है। दूसरी तरफ हमें किरीतो को दिखाते हैं जो कि एल्सिया के साथ में रात में उसी ही टावर के बाहर बैठा हुआ होता है। वो दोनों आपस में खाना शेयर करते हैं और काफी सारी बातचीत भी करते हैं। दोनों के बीच में ऐसा लगने लगता है कि दूरियां अब कम होती जा रही है। एल्सिया जानना चाहती
बताते थे कि उसकी पास्ट लाइफ किस प्रकार से थी। इसी वजह से किरीतो रुकता नहीं है, वह उन्हें बताने लग जाता है सारे के सारे नाइट्स जो है उन्होंने किसी प्रकार का रूल तोड़ा होता है और उनकी फिर याददाश्त मिटा दी जाती है। इसी प्रकार से एल्सिया की भी याददाश्त मिटाई जा चुकी है। उसकी एक छोटी बहन भी है, वह सारी चीजें जानना चाहती थी, वह खड़ी होती है। उसी दौरान से एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में भी पता चलता है जो कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है। डार्क टेरिटरी को हराने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर को हराना पड़ेगा, तभी ये दुनिया शांत हो पाएगी, क्योंकि इंटीग्रिटी नाइट ही है जो कि उन डार्क टेरिटरी के लोगों से फाइट करते हैं। और एल्सिया जो थी वह जानना चाहती अपनी लाइफ के बारे में, कि तभी उसे दर्द होने लग जाता है। उसकी आंखें जो है वो बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगती है। यह देख करके किरीतो को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से यूगो की आंखें खुलती हैं। वह एक ऐसे कमरे के अंदर था जिसके बारे में कभी उसने सोचा ही नहीं था। पीछे एक छोटा सा बेडरूम होता है, वह उसके अंदर देखता है तो वह एडमिनिस्ट्रेटर जो है सो रही होती है। वो उसके पास जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटर जाग जाती है और वो उसे बताती है कि उससे कोई भी प्यार नहीं करता है, वो इस समय भी अकेला है और पहले भी वो अकेला था। एल्सिया किरीतो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, ना कि उससे। यह कह करके वह उसका ब्रेन वॉश कर देती है और इसी के ही बाद हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें दिखाते हैं एल्सिया जाग चुकी थी, किरीतो उसे अपनी पीठ पे लेके आया होता है। वहीं एल्सिया जो होती है वह अपने कपड़े देखती है, उसके कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो चुके होते हैं। उसे किरीतो के ऊपर गुस्सा आता है, बट वो उसे माफ कर देती है क्योंकि वो उसे यहाँ तक उठा के लेके आया होता है। अब किरीतो जो होता है वह अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और वह ब्लू रोज स्वॉर्ड के बारे में पता लगाता है। वह स्वॉर्ड का पीछा करते हुए जाते हैं तो वो उसी लेजेंडरी नाइट से मिलते हैं जो कि पत्थर का बन चुका था। उसे हील किया जाता है तो वो नाइट कहता है एल्सिया को, एल्सिया तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुमने अपने ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल खो दिया। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ यह देख करके। वहीं किरीतो उस स्वॉर्ड को नोटिस करता जो कि यूगो के पास में थी। यूगो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि अब उन्हें जल्दी करना होगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास में जाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो है उन्हें एक दूसरे कमरे में मिलेगा। वो भी एक ऐसे कमरे में आ जाते हैं जहाँ पे की बड़े बड़े फेस होते हैं जो कि टैबू इंडेक्स का ध्यान रखते हैं। इन फेसेस का काम बस इतना होता है कि सीसीटीवी की तरह काम करते हैं। जो भी किसी भी तरह के रूल को तोड़ता है तो वह इंटीग्रिटी नाइट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं और इंटीग्रिटी नाइट जो है बाद में जाके उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें उनके रूल्स तोड़ने के हिसाब से सजा दी जाती है। दूसरी तरफ हमें सेनेटर को दिखाते हैं। सेनेटर के पास में एल्सिया पहुंच जाती है और वो उससे एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पूछती है। सेनेटर बताने से इनकार कर देता है। एल्सिया जो होती है अब उसे खत्म कर देती है। जैसे ही वह स्वॉर्ड उसकी छाती के आर पार करते हैं उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वह फूलने लग जाता है। फूल करके वह ब्लास्ट हो जाता है, एक धुआं निकलता है। वह दूसरे कमरे में जाते हैं। उस कमरे के अंदर से हमें दिखाया जाता है ऊपर से एक नाइट उतरता है। वह नाइट और कोई नहीं बल्कि यूगो होता है। यूगो को देख करके वहां पे किरीतो काफी ज्यादा हैरान होता है। अब यूगो जो है उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है, यानी कि उसकी मेमोरीज भी इरेज कर दी गई है एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। अब किरीतो जो होता है उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के बीच में फाइट होती है। किरीतो युद्ध के दौरान उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो है कौन और वो किसकी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो किरीतो की होती है। किरीतो उसे याद दिलाने की अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा होता है, उसके स्टूडेंट्स के बारे में भी उसे बताता है, बट यूगो को कुछ भी याद नहीं होता है। उन दोनों के बीच फाइट काफी समय तक चलती है और यूगो जो है बड़ी ही आसानी से किरीतो को ओवर पावर कर पा रहा होता है और उसी दौरान वह अपनी आइस केज के अंदर उन दोनों को बंद करके वहां से निकल जाता है। सेनेटर बीच में आके उसकी तारीफ करता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। उसे एडमिनिस्ट्रेटर के पास में छोड़ देता है। एडमिनिस्ट्रेटर काफी ज्यादा खुश होती है। वह उसकी मेमोरीज वापस से रिलीज करने के लिए अपना सिंथेटिक स्टोन बाहर निकालती है, बट उसी दौरान यूगो को वह सारी मेमोरीज याद आ जाती है। किरीतो के साथ में वह वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है। वह कार्डिनल का उसी ही नाइफ को निकालता है और उससे वो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर अटैक तो करता है, बट एडमिनिस्ट्रेटर जो है शील्ड बना के बच जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी चांस है। अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक देते हो और उस कार्डिनल के नाइफ को तोड़ देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बट यूगो साफ साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे अपनी दोस्ती की ताकत पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुक सकता हूँ। अब वो कार्डिनल का नाइफ उठा के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, बट उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से सेनेटर ऊपर आ जाता है। सेनेटर के साथ में किरीतो और उसी दौरान एल्सिया भी होती है। वह तीनों अब एक जगह आ चुके होते हैं। वह एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं कि तुम अब पीछे हट जाओ, तुमने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं। एल्सिया की स्पीच ओवर होती है, बट दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर बताती है कि मैंने तो तुम्हारी वजह से तुम्हें ऐसा बनाया था, तुमने ही तो मुझे कहा था, तुम्हें तो पावर चाहिए थी, तुम्हें पैसा चाहिए था, तुम्हें वो सब मिला। सेनेटर जो होता है वह खुद को अब एक अलग ही बीस्ट में कन्वर्ट कर लेता है। वह जिन जैसा दिखने लग चुका था। अब वह उन लोगों से फाइट करने वाला था, बट उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर जो होती है वादा करती है कि वो उसे सब कुछ देगी।
उसी दौरान हमें दिखाते हैं कि एल्सिया और किरीतो जो होते हैं वे अपनी पावर को मिक्स करते हुए उस सेनेटर के ऊपर अटैक करते हैं और सेनेटर को खत्म कर देते हैं। सेनेटर रोने लग जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर उसे ठीक भी नहीं करती है। एडमिनिस्ट्रेटर अब बात करती है किरीतो को। वो कहती है तुम तो दूसरी दुनिया से आए हुए लगते हो, मुझे लगता है कि मुझे भी वहां जाना पड़ेगा। वह उन सभी लोगों से फाइट करने के लिए तैयार होती है और वहां पे एक बहुत बड़ा गोलेम को बुला लेती है। वह गोलेम जो होता है जैसे ही वह नीचे उतरता है उसके पास में अलग अलग प्रकार की ब्लेड थी। उन ब्लेड की मदद से वह उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। वह काफी ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ किरीतो के पास में कार्डिनल की वही स्पाइडर आती है और उन्हें कुछ समय का मौका देने का वादा करती है और वहां से वो स्पाइडर बढ़ने लग जाती है साइज के अंदर। उस गोलेम से फाइट करती है। यूगो जो होता है अपने नाइफ की मदद से वहां पे कार्डिनल को समन कर लेता है। जैसे ही कार्डिनल वहां पे आती है वो अपने आसपास देखती है। एल्सिया इंजर्ड होती है, उसे ठीक करती है, किरीतो को ठीक करती है और वो उन लोगों को बताती है कि मेरी स्पाइडर किस प्रकार से मर गई, मुझे ये काफी ज्यादा प्यारी थी। वह एल्सिया से भी मिलती है। एल्सिया को देख के वह काफी ज्यादा खुश होती है बट स्पाइडर को लेकर दुखी थी। एडमिनिस्ट्रेटर जो होती है वह कहती है मुझे काफी समय लगा बट मैंने आखिरकार तुम्हें ट्रैप ही कर ही लिया। वह अपने कमरे को एक दूसरे ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती है और वह कहती है कि अब से तुम यहाँ पे मरने वाली हो। उसका गोलेम उसकी इंटीग्रिटी नाइट की फ्लू लाइट से बना हुआ है। उसके पास जितनी भी ब्लेड है वो एक इंटीग्रिटी नाइट को शो करती है। अब वह जो गोलेम होता है वह उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है बट कार्डिनल जो होती है वह उस गोलेम पे अटैक नहीं कर पाती क्योंकि उसने वादा किया था वो ह्यूमन पे अटैक नहीं करेगी। वह खुद की जिंदगी का सौदा कर देती है इन तीन की जिंदगी को लेकर के। अब एडमिनिस्ट्रेटर जो होती है कार्डिनल को काफी ज्यादा मारती है, उसे टॉर्चर करने लगती है। कार्डिनल को देख करके ऐसा किरीतो उससे वादा करता है कि वह उसका बदला जरूर लेगा। उसी दौरान यूगो को ये बात पता चलती है कि वह खुद को भी स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकता है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने इंटीग्रिटी नाइट को कन्वर्ट किया था। वह खुद को एक ऐसी स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है कार्डिनल की मदद से जिससे कि वह उस गोलेम को अपने एक ही अटैक में हरा पाता है। जैसे ही गोलेम हार जाता है एडमिनिस्ट्रेटर से उनकी टो टू टो फाइट होने हो सकती थी। उसी दौरान हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यूगो को भी खत्म कर देती है। तलवार टूट चुकी थी, वह तलवार नहीं बल्कि यूगो होता है। अब दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर खुद के हाथ को एक स्वॉर्ड में बदल लेती है और वो किरीतो पे अटैक करती है बट एल्सिया बीच में आ जाती है। एल्सिया को बीच में आते हुए देख के उसे सुना की याद आती है। इस बार वह उसे बचाने के लिए खुद आगे जाता है, अपने स्वॉर्ड को आगे कर देता है, वह उसके अटैक को रोक लेता है। इस प्रकार से वह खुद की ब्लैक नाइट सूट आर्मर में भी आ जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर उसके बीच में फाइट चलती है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बड़े ही आसानी से किरीतो को हराने लग जाती है और किरीतो अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इस दुनिया के अंदर से हर एक टेक्निक आती है जो भी कोई इंसान सोच सकता है क्योंकि उसका पूरी दुनिया पे कब्जा है। यूगो जो है उसके हाथ को टच करता है और उस ब्लू रोज स्वॉर्ड को रेड क्रिम्सन स्वॉर्ड में बदल देता है। यह स्वॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। अब वह अपनी दोस्ती की ताकत का इस्तेमाल करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर से फाइट करने लग जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वह हारने लग जाती है। उसे लगने लगता है कि वह किरीतो को नहीं हरा पाएगी। किरीतो जो है उसके हाथ को काटते हुए वह उसके शरीर के अंदर अपनी रेड क्रिम्सन स्वॉर्ड को घुसा देता है जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। एडमिनिस्ट्रेटर वादा करती है कि वो किरीतो से बदला लेने के लिए जरूर आएगी। अभी के समय तो वो यहाँ से जा रही है। वह जैसे ही जाने लग जाती है सेनेटर जो होता है वह उसे गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि अभी तक उसने सेनेटर की जान नहीं बचाई होती है। वह सेनेटर को पकड़ लेता है और खुद के साथ जला के राख कर देता है। सेनेटर मर चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से यह लोग जीत चुके होते हैं। यूगो भी अब धीरे धीरे करके मरने लग जाता है। उसकी लाइफ अब जाने लग जाती है। मरते हुए वह अपने साथ एल्सिया को देखता है। उसी दौरान एक नोटिफिकेशन आती है। वह वहां से कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाला था कि गोलियों की आवाज चलती है रियल वर्ल्ड के अंदर। उसके पास एक आवाज आती है जो कि उसे बताती है कि रियल वर्ल्ड के अंदर उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। वह जल्द से जल्द एल्सिया को लेके टेरिटरी के अंदर जाए और वहां पे एंड अल्टर पे पहुंच जाए। बट उसी दौरान हमें दिखाते उसका कनेक्शन कट हो जाता है। इस प्रकार से किरीतो जो है उसी जगह पे बेहोश होने लग जाता है। उसके सामने असुना आती है। असुना से कहती है किरीतो वापस से खड़े हो जाओ बट किरीतो नीचे गिरता ही जाता है। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर भी अब खत्म हो चुकी होती है। अब पूरी जगह पे शांति छा चुकी होती है। किरीतो अपनी जगह पे आके गिर जाता है। उसे काफी ज्यादा रोना आ रहा होता है। वह पैरालाइज हो चुका होता है। उसे अपने गाँव में लेके आई होती है एल्सिया। एल्सिया जैसे ही अपने गाँव में पहुंचते तब गाँव वाले उसे देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसे अपनाने से मना कर देते हैं बट उसके फादर उसे अपना लेते हैं। वो उसे घर के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे कि एल्सिया जो है वह किरीतो का ध्यान रखती है। वह अपनी बहन से भी मिलती है और गाँव वालों को अपनी ताकत भी दिखाती है। एक पेड़ को काट करके गाँव वाले सभी शॉक होते हैं कि एल्सिया कितनी ज्यादा पावरफुल है। बट दूसरी ही तरफ वह नोटिस कर पा रही होती है कि कुछ लोग जो है वह किरीतो की स्वॉर्ड को अपने पास लेके बैठे हैं और किरीतो उनके पास बढ़ रहा है अपनी स्वॉर्ड को पाने के लिए जो कि ब्लू रोज स्वॉर्ड होती है। वह ये देख के समझ जाती है कि किरीतो के अंदर अभी भी जान है। वह किरीतो को पूरे तरीके से सेफ रखेगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वह किरीतो का हमेशा ही ध्यान रखेगी। किरीतो को देख के उसे काफी ज्यादा रोना आता है। रात के समय वह नोटिस करते हैं कि उसका डिसिपल यहाँ पे आ चुका है। उसका डिसिपल उसे बताने आया होता है कि डार्क टेरिटरी के काफी सारे डीमंस जो है ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके हैं। वह किरीतो को भी नोटिस करता है बट वो वहाँ पे एल्सिया को लेने के लिए आया
होता है एल्सिया जाने से इनकार कर देती है। वह उसे कहती है कि मेरी जान किरीतो ने बचाई थी और इस पूरी दुनिया की एडमिनिस्ट्रेटर से। अब उसकी जान जब खतरे में है तब मैं उसके पूरे तरीके से सेवा करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसलिए तुम मुझे यहाँ पे बार बार परस्यूट करने मत आया करो। यह बात सुनकर उसका डिसिपल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किरीतो अपना हाथ ऊपर करता है और यह देख करके उसे काफी ज्यादा रोना आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका होता है गाँव के अंदर। इसलिए अब एल्सिया जो होती है वो अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करती है और गाँव के अंदर जाती है। गाँव के लोग एल्सिया को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वे उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे। वे एल्सिया को अभी भी गद्दार मानते हैं रूल्स के खिलाफ जाने के लिए। बट एल्सिया जो है वह अपना नकाब हटा लेती है और उसकी इंटीग्रिटी नाइट की कॉस्ट्यूम उन सभी को देखने को मिलती है। वह समझ जाते हैं कि एक इंटीग्रिटी नाइट है। वह उसके सामने झुक जाते हैं और माफी मांगते हैं। अब एल्सिया जो होती है उन सभी डीमंस को हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और सभी गॉब्लिन्स को खत्म कर देती है। अब वो अगले दिन जाती है उसी इंटीग्रिटी नाइट को ढूंढने के लिए जिसके बारे में एड्रिया ने बताया होता है। दूसरी तरफ हमें रियल वर्ल्ड के अंदर दिखाया जाता है कि किस प्रकार से एक छोटा सा मशीनरी ग्रुप जो होता है वो वहां पे पहुंच जाता है फैकल्टी के अंदर। वह पूरे तरीके से उस पर कब्जा कर लेता है। बट दूसरी तरफ असुना और उसके साथी जो एक सीक्रेट कमरे के अंदर अभी भी लॉक होते हैं। अब हमें पूरी कहानी बताई जाती है कि किरीतो जब पूरे कंसोल का कमांड लेने वाला था उसी दौरान यहाँ पे मशीनरीज आ गए। उन्होंने पूरे तरीके से पावर को कट ऑफ कर दिया। इस वजह से किरीतो की जो फ्लू लाइट होती है वो एक ही जगह पे स्टक हो जाती है उसकी बॉडी से निकल करके। इसी वजह से अब वो पूरे तरीके से पैरालाइज है क्योंकि उसकी फ्लू लाइट जो है वो वर्क नहीं कर रही है। अब हमें मशीनरीज के बारे में बताया जाता है। एक छोटा सा ग्रुप है जो कि गेम्स भी प्ले करता है। इन लोगों को यूएस गवर्नमेंट ने एक टास्क दिया होता है कि एक जगह पे जाना है और वहां से एल्सिया की फ्लू लाइट को लेकर के इनके पास में आना है। वह इस मिशन को किसी भी तरीके से पूरा उन्हें करना पड़ेगा। वह जैसे ही उसके हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं जहाँ पे कि एल्सिया की फ्लू लाइट हो सकती है, वह अंदर जाते ही पूरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं जिससे कि वो जल्द से जल्द एल्सिया की फ्लू लाइट के बारे में पता लगा सके। वो जैसे जैसे कंप्यूटर को हैक कर रहे होते हैं उन्हें ये बात पता चलती है कि एक प्रकार का वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड है जिसके अंदर की डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं और लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे फ्लू लाइट का इस्तेमाल होता है जो कि रियल वर्ल्ड के इंसानों के ही जैसे वर्क करते हैं। एक प्रकार से वो वहाँ के लोगों की सोल है और इसी दौरान उन्हें ये बात भी पता चलती है कि एल्सिया की जो फ्लू लाइट है वो उन्हें एक ही जगह पे मिलेगी जो कि डार्क टेरिटरी के बेस के अंदर है। यह इस बारे में और भी ज़्यादा पता लगाने लग जाते हैं। तब उन्हें ये एक चीज़ पता चलती है कि वो इस प्रकार से फ्लू लाइट को रिट्राइव नहीं कर सकते। उन्हें गेम के अंदर जाना पड़ेगा, वो भी एल्सिया के साथ में। वो लोग गेम में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है असुना को। असुना के साथ ही कहते हैं कि अभी हम किरीतो को वापस ला सकते हैं अगर हम उसकी फ्लू लाइट को एक्टिवेट कर देते हैं जो कि सिर्फ दोस्ती की ही ताकत से चालू हो सकती है। इसलिए हम में से किसी को उस गेम के अंदर जाना पड़ेगा। असुना जो होती है वह तैयार होती है। वो गेम में किरीतो की मदद करने के लिए जाएगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सीन शिफ्ट होता है एक गेम के अंदर। हम एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की जो होती है वह भाग रही होती है किसी से बच करके। ये 1-1 फाइट होती है जिसके अंदर हम एक किलर को दिखाते हैं जो कि उस लड़की के पीछे आ जाता है और उसे पकड़ करके बांध देता है और उसे कहता है कि आखिरकार उसकी आत्मा का किस प्रकार का स्वाद होगा। अभी तक उस लड़की को उस गेम की इस बात को लेकर के अभी तक चिल्स आते हैं। वो अभी तक इस चीज से उभर नहीं पाई है। बट दूसरी तरफ यह काम करने वाला जो बंदा होता है वो और कोई नहीं बल्कि मशीनरीज का लीडर होता है जिसका कि नाम वेक्टा होता है। वेक्टा जो है वो गेम में लॉग इन कर चुका था। वह मशीनरीज का लीडर जो है वो एक प्रकार से साइको किलर है जो कि इंसानों की सोल्स को खोजना चाहता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिरकार इंसानों की आत्मा जो है शरीर के अंदर कहाँ पे मिलेगी। इस प्रकार से वो गेम में आ चुका था जिसका कि नाम वेक्टा होता है। वेक्टा के साथ में उसका भी साथी जो था वह एक डीमन बन चुका था। वह ऑर्डर दे देता है कि इंसानों से अब हमें फाइट करनी है क्योंकि हमें सेंटनेस ऑफ लाइट को पकड़ना है। जितना जल्दी हो सकता है ये काम हो जाना चाहिए। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हमें दो डीमंस को दिखाते हैं जो कि यह चाहते हैं कि वो ह्यूमन वर्ल्ड से पीसफुल कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिससे कि कोई भी ना मरे। इसके लिए अब उन्हें एक काम करना पड़ेगा कि उन्हें वेक्टा को मारना पड़ेगा। वेक्टा को जब वो मार पाएंगे तभी ऐसा हो पाएगा। वेक्टा के इंतजार में उसकी एक साथी वेट कर रही थी। वेक्टा जैसे ही आता है वो उसके ऊपर सीक्रेटली अटैक कर देती है बट वेक्टा उसे पकड़ लेता है और उसे अपना बंदी बना लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा किधर है। उसने बचपन के अंदर वेक्टा ने अपनी एक साथी को खत्म कर दिया था आत्माओं के बारे में जानने के लिए कि शरीर में वह कहाँ होती है। उसके शरीर से एक लाइट उसे गुजरती हुई दिखाई देती है। यह लाइट उसे अभी तक याद है इसलिए वह जानना चाहता है, इस लाइट का वापस से प्लेजर लेना चाहता है। वह फ्लू लाइट को आत्मा समझ बैठता है। अब वो एल्सिया की फ्लू लाइट के बारे में भी पता करना चाहता था बट दूसरी तरफ वेक्टर जो है वह उस लड़की को खत्म कर देता है। धीरे धीरे करके उसके गले को काटने लग जाता है। उसे ये करते हुए काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वह उसकी फ्लू लाइट को निगल लेता है। अब वह बाकी की भी फ्लू लाइट को जानना चाहता था
जैसे वह किसी की भी फ्लू लाइट को लेता उसे वह सारी चीजें याद आने लग जाती जो कि उस पर्सन के साथ हुई थी। उसे इस चीज में काफी ज्यादा मजा आता है। अगले दिन वह अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि कोई भी मुझे धोखा नहीं देगा, जो धोखा देगा उसका हाल इसी ही लड़की की तरह होगा जिसका कि सर कटा हुआ रखा था, वो भी एक आइस क्यूब के अंदर। वेक्टा जो होता है उसके ऊपर अब वो पर्सन गुस्सा हो जाता है जो कि पीसफुल कॉन्टेक्ट इंसानों के साथ करना चाहता था। वो एक प्रकार से जिन में बदल जाता है और वेक्टा पे अटैक करता है, बट वेक्टा जो है उसे अपने ही वर्ल्ड के अंदर ले आता है और उसे करप्ट करने लग जाता है और एक एक करके उसे खत्म कर देता है। बाकी के डीमंस जो है उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार होते हैं। एल्सिया इंटीग्रेटी नाइट के हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचते जहाँ पे कि एल्ड्रिया उसे लेने के लिए आता है। एल्ड्रिया जो होता है एल्सिया को देख के खुश तो था, बट जब वो किरीतो को नोटिस करता है तब वह दुखी हो जाता है कि एल्सिया अभी तक इस अपाहिज को अपने ऊपर लेके बैठी है। दूसरी तरफ लेजेंडरी नाइट आता है, वो एल्सिया के ऊपर अटैक करता है उसकी पावर को जानने के लिए। एल्सिया जो होती है वह उसके अटैक को अपनी आंखों से ही रोक के रख देती है। यह देख करके लेजेंडरी नाइट काफी ज्यादा खुश होता है। अब वहीं शाम के समय में दिखाया जाता है एल्सिया जो होती है वह किरीतो के कैबिन के अंदर जाती है। वह अब वहाँ पे किरीतो के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। वह उसे किस करने की कोशिश तो करती है बट नहीं करती है। अब हमें दिखाते हैं कि कैंप के बाहर से एक आवाज आती है जो कि उन्हीं दोनों नाइट स्टूडेंट की होती है जो कि ह्यूगो और किरीतो के स्टूडेंट होते हैं। वह ह्यूगो के बारे में जान के काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और किरीतो को अपाहिज देख करके यानी कि पूरा कोमा के अंदर तो वह और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बट वह वादा करते हैं कि वो उसका हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी तरफ हमें एक इंटीग्रिटी नाइट को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि यहाँ से डीमन आ सकते हैं, हमें एक एक दरवाजे को संभालना पड़ेगा, आते हुए डीमंस को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम इंसानों को बचा सकते हैं। मुझे आप सभी पे भरोसा है कि आप अपने नाइट की मदद से इन सभी को हरा सकते हो। दूसरी तरफ एल्सिया जो होती है वह वादा करती है उन सभी लोगों से चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह डीमंस को इस वर्ल्ड के अंदर नहीं आने देगी और उन सभी को मार के रख देगी। उसकी यह बात सुनकर के सभी इंटीग्रिटी नाइट खुश होते हैं। शाम का वक्त हो चुका होता है और फाइट जो है वह डार्क टेरिटरी के लोगों से शुरू हो जाती है यानी कि डीमन से। अब हमें दिखाते हैं डीमंस जो है वो गैस बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं और आगे धुआं कर देते हैं। उस धुएं की वजह से अब जितने भी डीमंस होते हैं वह उनके पास में आने लग जाते हैं, उनसे फाइट करने लगते हैं। वह डीमंस के अंदर इतना ज्यादा दिमाग देख करके एल्ड्रिया खुद भी हैरान होता है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें बाकी के नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि उन डीमंस से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी दौरान एक इंटीग्रिटी नाइट तो बच करके भाग जाता है, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, काफी सारे गोलेम्स जो है उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट वुमेन इंटीग्रिटी नाइट जो है उन सभी को रोकने लग जाती है। वह गोलेम्स जो होते हैं उनमें से करप्ट हो जाता है, उसकी पावर काफी गुना बढ़ चुकी थी। वह वुमेन इंटीग्रिटी नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है अपने साथियों को मारते हुए। वह काफी ज्यादा डर जाती है, वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी, पर उसका साथी बीच में आ जाता है, उसके अटैक को पूरे तरीके से अपनी बॉडी के ऊपर ले लेता है। इस वजह से वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। यह देख करके वह वुमेन इंटीग्रिटी नाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपने साथियों को अपनी वजह से मरता हुआ देख करके वह अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है और उसके एक ही अटैक के अंदर वह उसके सामने जो कि करप्ट गोलेम होता है और उसकी पूरी सेना एक ही अटैक में खत्म हो जाती है। उनकी बॉडी के दो हिस्से हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें बाकी के नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे फायर एरोज का इस्तेमाल करता है, बट धीरे धीरे करके उसके जितने भी फायर एरोज होते हैं वह खत्म होने लग जाते हैं। गोलेम्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि उसी दौरान बीच में उसका एक नाइट आ जाता है साथी और वह उन डीमंस को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, बट दूसरी तरफ वो एरो की जगह अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है फायर की और गोलेम के किंग को हरा देता है, जिसकी वजह से सारे गोलेम्स डर के मारे भागने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एल्सिया ऊपर से ये सारी चीजें होते हुए देख रही थी। उनकी फ्लू लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करती है और फ्लू लाइट का इस्तेमाल करके वह अपनी पावर को काफी ज्यादा गुना इंक्रीज कर लेती है। उसे ये सारी बातें पता चलती है कि किस प्रकार से वह फ्लू लाइट का इस्तेमाल कर सकती है। एक सीन के अंदर जहाँ पे कि हमें ट्विन सिस्टर को दिखाया गया था पास्ट के काफी सारे एपिसोड में, वह भी इस फाइट के अंदर हिस्सा लेती है और वो मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही थी। दूसरी तरफ में किरीतो को दिखाते हैं, एक इंटीग्रिटी नाइट को वहाँ पे महसूस कर लेता है। वहाँ पे अब उनकी स्टूडेंट आती है, यह देख करके वह हैरान होते हैं कि इंटीग्रिटी नाइट यहाँ पे छिपा हुआ है। कुछ मॉन्स्टर्स उन पे अटैक करने के लिए आगे आते हैं जो कि गॉब्लिन्स होते हैं, वह उसे खत्म करने वाले थे, बट इंटीग्रिटी नाइट यह देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि किस प्रकार से किरीतो जो है अपनी ही जगह पे खड़ा होने लग जाता है स्वॉर्ड के साथ में। उसे ये चीजें काफी ज्यादा मोटिवेट कर देती है और वह उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। अब उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी होती है जो कि मेंटली होती है कि वह वहाँ पे उसके सामने आने वाले सभी गॉब्लिन्स को खत्म करता जाता है अपनी ब्लेड्स की मदद से। उसके साथियों को भी अब बीच में आने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो गॉब्लिन्स को दो हिस्सों में काटते हुए जा रहा था। वह वादा करता है कि अब की बार से वह कभी भी नहीं डरेगा और इंटीग्रिटी नाइट का नाम हमेशा रोशन करेगा। ट्विन सिस्टर यह देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि उनका लीडर अब सुधर चुका है। दूसरी तरफ हमें उस डीमन को दिखाते हैं, वह डीमन बात करते हैं क्यों ना अब हम भी फ्लू लाइट का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ हमें लेजेंडरी हीरो को दिखाते हैं जो कि अपनी टाइम वाली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं और सभी डीमंस को खत्म करके रख देता है। डीमंस को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि उनकी सेना कुछ भी नहीं कर पा रही
रही है। उनके मेजेस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, बट उनके आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है वह सारी की सारी एल्सिया ने एब्जॉर्ब कर ली होती है और वो किसी भी प्रकार की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। एल्सिया अब अपनी पावर का इस्तेमाल करती बड़ी सी लेजर से अटैक करती है। वह सारी डीमन की आर्मी जो कि उन पर अटैक करने के लिए आई थी वह खत्म हो चुकी थी। उसी दौरान एल्सिया नीचे आके गिरती है। एल्सिया को वह वुमन बचा लेती है। एल्सिया जो होती है वह वहाँ पे आकर के अपने सभी साथियों को देखती है, जहाँ पे कि हमें एल्ड्रिया को दिखाया जाता है। एल्ड्रिया की कुछ गलती की वजह से उसके काफी सारे साथी मर चुके थे। उसी दौरान वहाँ पे एक बहुत बड़ा वुल्फ आता है। वुल्फ बताता है कि हम यहाँ पे एक सैडनेस के पीछे है जो कि लाइट की सेंट है, हम यहाँ पे उसे पकड़ने के लिए आए हैं। उसी दौरान एल्सिया उसे भी खत्म करके रख देती है और खुद का नाम वह एल्सिया लाइट सैडनेस बताती है और वो उसे खत्म कर देती है। वह बाकी लोगों से बात करती है और कहती है कि अब हमें कल अटैक करना चाहिए। इस बार का अटैक हमारा काफी ज्यादा अच्छा था, हमने काफी डीमंस को मारा। दूसरी तरफ वेक्टर जो होता है खुद फ्लू लाइट का इस्तेमाल करने की बात करता है। फ्लू लाइट उन सभी के अंदर है जो कि जीवित है, तो वो अपने ही लोगों को एक एक करके मारने लग जाता है। वो एक ही स्पीशीज के लोगों को खत्म कर रहा था, तो उसके मालिक को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब जैसे उनका सेक्रीफाइस होता है फ्लू लाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ये चीज नोटिस कर पाती है और उनके ऊपर मेजेस जो है एक बहुत बड़ा अटैक कर देते हैं। ये देख करके वह डीमन लड़की जो होती है वह काफी ज्यादा खुश थी कि वो इस बार इन इंटीग्रिटी नाइट्स को हरा सकती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार से एल्सिया जो है अपने ड्रैगन को बचाते हुए ऊपर आती है, बट उनका अटैक उनका पीछा करने लग जाता है। इसलिए एल्ड्रिया खुद को सेक्रीफाइस कर देता है एल्सिया को बचाने के लिए। यह देख करके एल्सिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह वादा करती है कि वह एल्ड्रिया की मौत का बदला लेके रहेगी। वह अपने सामने आने वाले सभी डीमंस को खत्म करती जाती है और वो एक जगह पे वेक्टा को वार्निंग दे देती है। वहीं दूसरी तरफ वेक्टा जो है जब एल्सिया को देखता है तब वह जानना चाहता था कि इसकी सोल किस प्रकार का स्वाद देगी। वह अब एल्सिया को पकड़ना चाहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वह साउथ की तरफ से एक अटैक टीम भेज देता है और दूसरी तरफ से वह अपने मशीनरी साथी को पीछे से अटैक करने को कहता है, जिससे कि वो एल्सिया को पकड़ सके। अब हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि आदिवासी ट्राइब के होते हैं, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए एक इंटीग्रिटी नाइट उसे पछाड़ने के लिए वहीं पे रुक जाती है। वह इंटीग्रिटी नाइट जो है उससे अटैक करता है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में काफी समय तक फाइट चलती है। उनके हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो है काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। उनका जो लीडर है जब वो बीच में आता है तब वह उन्हें हराने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से कुछ इंटीग्रिटी नाइट जो है अभी भी एम्बुश लगा के बैठे हुए होते हैं, बट वहां पे वेक्टर का साथी आ जाता है जो कि वहां के नाइट्स को खत्म करते हुए जाता है और वो एल्सिया को पकड़ने के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ आदिवासी जो होता है वो उस इंटीग्रिटी नाइट पे अटैक करता है और उसके स्वॉर्ड को तोड़ के रख देता है। उन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होती है, बट एक धमाका होता है। वह धमाका जो है वह एक ड्रैगन की वजह से हुआ था। इंटीग्रिटी नाइट जो है वो वहां से जाने लग जाती है। वह ट्राइब का लीडर पीछे ही छूट जाता है। दूसरी तरफ हमें वेक्टर के साथी को दिखाया जाता है जिसे कि घेर लिया जाता है। वह अब उन पे अटैक करने वाला था, बट आसमान में जो है वह अर्थ की गॉडेस जो है जन्म लेती है और वो और कोई नहीं बल्कि असुना होती है। असुना वहां की जमीन को मैनिपुलेट करने लग जाती है और वेक्टर के साथी को जमा के रख देती है पृथ्वी के अंदर एक तरीके से कैद करके। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है असुना जो है इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, वो यहाँ पे किरीतो को बचाने के लिए आई हुई होती है। असुना को देख के वह बंदा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि किस प्रकार से असुना के साथियों ने उसे इस गेम के अंदर अर्थ गॉडेस बना के भेजा होता है। वो अर्थ को मैनिपुलेट तो कर सकती है, बट जब कभी भी उसे हेडेक होगा तब उसे अपनी पावर का यूज करना रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आसपास के लोग उसे देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। असुना को अब किरीतो के पास में लेके जाया जाता है। अब जैसे ही वह किरीतो के पास में जाती है वह उसे देख के काफी ज्यादा उदास हो जाती है। किरीतो के भी अब आंसू निकलने लग जाते हैं उसकी आंखों के अंदर से। यह देख करके वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वह उसके कमरे से बाहर आती है तो एल्सिया उस पर अटैक करती है। एल्सिया को बड़ी मुश्किल से रोक पाती है कि तभी वहां पे लेजेंडरी नाइट आके उन दोनों को रोक लेता है और उसे बताता है कि ये जो लड़की है ये अर्थ गॉडेस है, इन्होंने हमारी मदद की है। एल्सिया उसके ऊपर यकीन करने के लिए उन्हें मना करती है, बट वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, उन्होंने उसकी जान बचाई होती है। अब असुना जो होती है वह उन्हें रियल लाइफ के बारे में बताती है और एल्सिया को अपने साथ रियल वर्ल्ड में ले जाने की बात करती है। एल्सिया इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लेजेंडरी नाइट जो होता है वह भी अब सारी चीजों को मिलाने लग जाता है कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कोड 807 के बारे में बात करती है जो कि यहाँ के लोगों को ज्यादा सोचने से रोक देता है और किस प्रकार से हर कोई उसके कंट्रोल में था। अब असुना जो होती है वह उसे बताने लग जाती है कि किरीतो जो है वह दूसरी दुनिया से आया होता है, अब हमें उसे ठीक करना पड़ेगा, इसलिए हमें इस डार्क टेरिटरी के एंड अल्टर में जाना पड़ेगा। एल्सिया जाने के लिए तैयार हो जाती है, बट उससे पहले वह डार्क टेरिटरी के लोगों को हराना चाहती है जिससे कि इंसानों के ऊपर अटैक ना हो। वेक्टर जो होता है बाकी के लोगों से बात करता है और कहता है कि अब हमें उनके ऊपर पूरा ऑल आउट अटैक करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं। दूसरी दुनिया में जो हैकर होता है वो इस अंडरवर्ल्ड गेम को पूरी दुनिया के अंदर एक बेटा वर्जन में लॉन्च कर देता है जिसकी मदद से अलग अलग देश के लोग इस गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। वह चाहता था कि हर कोई डार्क टेरिटरी की साइड से ज्वाइन करे जिससे कि उनकी जो तादाद है गेम के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यही चीज बाकी की गेम के लोग भी नोटिस कर पा रहे होते हैं।
है। ये बीटा वर्ल्ड की गेम जो है वह असुना के साथियों के बारे में भी पता चल जाती है। असुना के जितने भी साथी होते हैं वह दूसरे असुना के साथियों से बात करते हैं गेम वर्ल्ड के और उन सभी को इस गेम में आने के लिए कहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है किरीतो के जितने भी गेम वर्ल्ड के साथी होते हैं उन सभी को ये सारी चीजें पता चलती कि कैसे किरीतो वापस से एक गेम के अंदर फंस चुका है और उसकी जान बचाने के लिए हमें आप सभी लोगों की जरूरत है। वह सभी लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से बहुत सारे नाइट्स जो होते हैं उस वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं, जिनकी तादाद लगभग 20,000 होती है, जिनका कि लेवल 1 होता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे असुना जो है उन सभी को रोकने के लिए स्टोन्स को खड़ा कर देती है। लेजेंडरी नाइट जो है अपने स्वॉर्ड को खड़ा करता है और उनसे फाइट करने लग जाता है अपने साथियों के साथ में मिल करके। दूसरी तरफ हमें आदिवासी ट्राइब के लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर से 807 के कोड को रिलीज कर देता है। अब हमें वेक्टर को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन पे उड़ करके जा रहा होता है। उसी दौरान आदिवासी ट्राइब का जो बंदा था जिसने कि अपने कोड को ओवर पावर कर दिया होता है वह उड़ करके दूसरी तरफ जाता है ब्रिज के। उधर जाके वह असुना से कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ इन सभी डार्क नाइट को हराने के लिए, बट उसके लिए तुम्हें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा जिससे कि मेरे लोग यहाँ पे आ सके तुम लोगों की मदद करने के लिए, नाइट्स को हराने के लिए। असुना मान जाती है। एल्सिया जो होती है अब वहाँ पे जितने भी डीमंस होते हैं उन सभी से फाइट करने के लिए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है, बट उसी दौरान वह देख पा रही होती है कि किस प्रकार से वेक्टर जो है उसे उठा के लेके जा रहा होता है। अब वह खुद को बचाने की कोशिश पूरी करती है। उसी दौरान आदिवासी ट्राइब का लीडर जो होता है असुना से कहता है अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना हम सभी लोग हार जाएंगे। इसी वजह से अब वह अपने प्लान के बारे में सोचने लग जाते हैं। वह वेक्टर का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वह हैकर जो है वह और भी नाइट्स को इस वर्ल्ड के अंदर लाने की सोच रहा होता है अलग अलग गेम से। उन्हीं में से ही एक मशीनरी को हमें दिखाया जाता है जो कि गेम वर्ल्ड में आने की कोशिश करता है। अब काफी सारे नाइट्स यहाँ पे आ चुके होते हैं जो कि अमेरिकन होते हैं। वह जैसे ही वहाँ पे आते हैं हमें वर्ल्ड के अंदर हमें दिखाया जाता है उसी वर्ल्ड के अंदर आसमान से एक लाइट चमकती है और वहाँ से बड़े बड़े अटैक नीचे पृथ्वी पे आके लगते हैं जो कि और किसी के नहीं बल्कि किरीतो के एक फ्रेंड के होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पे आता है सुना उसे देख के रोने लग जाती है। उसे किरीतो के पास में लेके जाया जाता है। वह पर्सन जो होता है वह काफी ज्यादा पावरफुल था, वह किरीतो का दोस्त रह चुका था। वह किरीतो को गले से लगाता है और उसे उठने के लिए कहता है। वह खुद के हाथ थोड़े बहुत हिला पा रहा था। असुना उसे कहती हमें इसे जल्द से जल्द जगाना पड़ेगा वरना ये इसी वर्ल्ड के अंदर फंसा रह जाएगा। उसके लिए वह तैयार होते हैं। बाहर खड़े जितने भी डार्क नाइट होते हैं उनसे फाइट करने के लिए वहाँ पे किरीतो की एक और फ्रेंड आ जाती है जो कि नेचर्स की गॉडेस बन के आई हुई होती है। वह पिग पर्सन से कहती है कि तुम क्यों ना मुझे वेक्टर के पास लेके चलो। वह पर्सन जो होता है वह काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये गॉडेस उससे अच्छे से बात कर रही है। वो उसे बंदी बना के ले जाने लगता है बट एक डीमन गर्ल आके उसे रोक लेती है और वो वहाँ पे पिग वाले पर्सन को भी मारने लग जाती है और गॉडेस की पावर को सक कर रही होती है। यह देख करके उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह भी अपने कोड को ओवर पावर कर देता है और उस डीमन गर्ल से फाइट करने लगता है। अब ये सभी लोग खुद के कोड को ओवर पावर कर पा रहे थे और खुद के कंट्रोल को खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब हमें लेजेंडरी हीरो को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में वेक्टर का पीछा करने लग जाता है। जिस प्रकार से वह एल्सिया को बचा सके वह अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है। वेक्टर के कुछ साथियों को नीचे गिरा देता है। वेक्टर से वो फाइट करने जाता है बट उसी दौरान वेक्टर जो होता है वह अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और बड़ी आसानी से लेजेंडरी हीरो और एल्सिया दोनों को हरा देता है। इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है।